टेक्नोलॉजी इस दिशा में लानी होगी जिससे कि हम फार्मर के क्रॉप को डैमेज को रोक सकें। ये वो लोग अपने बाथ का नहाने के पानी को भी यूज करते हैं, फिल्टर करके उन्होंने 2 पाइपलाइन बना रखी है, एक ड्रिंकिंग वाटर की चलती है, इरिगेशन वाटर की चलती है। वो नागालैंड है, वहाँ किसी आदमी के पास लैंड का टाइटल डीड है ही नहीं। रिटेल में 100 ग्राम की डिबिया 300 रुपए में बिक रही है, 3000 रुपए किलो में फ्रूट बिक रहा है। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस.एन. चंदक जी, जो कि चेयरमैन हैं शील इंडस्ट्री लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। जिस तरह से हम सीरीज चला रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, बजट 2026 में इस बार क्या कुछ खास होगा, जनता की उम्मीदें क्या हैं, किस सेक्टर को क्या मिलने की उम्मीद है। आज बात होगी किसानों की, कृषि की। देखिए, ये हमारे देश की बैकबोन है एग्रीकल्चरल सेक्टर, और हर बजट में किसानों को आस रहती है कि कुछ ना कुछ उन्हें मिलेगा, सरकार उनके लिए कोई ना कोई ऐलान करेगी। इस बार किसानों की क्या आस है, या यूं कहूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं बजट 2026 से? अरुण, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आई थैंक यू कि आपने मेरे को इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए बुलाया। देखिए, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडिया। 46% of our public is dependent directly on agriculture. जी. And it is contributing just 16 to 18% to our Indian GDP. जी. So it needs to be discussed. Although every year focus is being given by our honorable finance minister on the agriculture, but still, if we want to fulfill the slogan of the honorable prime minister to double the farmer income, lot of things are still to be done. जी. And I think I will put forth some suggestion, and of course honorable finance minister will get feedback from all over the country, and definitely something concrete will be done for the benefit of the Indian farmers and Indian agriculture, so that turnaround can be there. बिल्कुल, और यही फीडबैक, यही जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे, उनके फीडबैक बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जो हमारे देश का जब बजट बनता है, उन फीडबैक्स को सरकार गंभीरता से लेती है और फिर उन्हें ज़मीन में उतारा जाता है और बजट में लिया जाता है। चलिए, आपके फीडबैक क्या आप समझते हैं, उम्मीदें क्या रहेंगी, जानते हैं। वाइट बोर्ड पे स्विच कर लेते हैं। मैं अरुण कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल शेयर करता हूँ जी। आप ये समझ लो कि हमारे फार्मर्स की और एग्रीकल्चर से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है। वन इज प्राइसेज पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा इनपुट, कितनी लागत लग रही है, इनपुट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जी। और तीसरा है हमारा वेदर। लार्जली दिस एग्रीकल्चर, आई टेल यू, भारत की कृषि मेनली फार्मर इन 3 इश्यूज पे जूझता है। अगर उसको अपनी प्रोडक्ट की सही प्राइस मिल जाए तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। अब प्राइस सही कैसे मिलेगी? लेटेस्ट मंडियां हो, मंडियां ऑलरेडी मंडी सेटअप है, उसको और डेवलप किया जाए। ई नाम मंडी, ईमेल से जरिया कनेक्टिविटी बढ़ जाए, हमारे मोबाइल की कनेक्टिविटी सब जगह पहुंच जाए। फार्मर को ये पता हो कि मैं मेरे प्रोडक्ट को किस मंडी में ले जाऊं जहां से उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले। वो अपनी गाड़ी, अपने ट्रैक्टर को उधर टर्न कर देगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी, वो दैट इज द ऑब्जेक्टिव वी वांट। इसी तरह इनपुट है। अब उसके इनपुट है, फर्टिलाइजर है, सीड है, इन सबको पर हमको फोकस लगाना होगा। फर्टिलाइजर में यह है कि वो कम से कम फर्टिलाइजर करे, कम से कम फर्टिलाइजर करे तो वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ उसको हम प्रोत्साहित करें। नेचुरल फार्मिंग में जाए तो नेचुरल फार्मिंग को हमें सपोर्ट करना होगा। उसकी इनपुट की कॉस्ट को प्लस इनपुट की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पे फोकस देना पड़ेगा। आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी तरह के स्पूरियस बायो इनपुट्स बेचे जा रहे हैं, उन पे हमें पूरी सख्ती होगी, उनके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए। जिस तरह फूड अडल्ट्रेशन है, उसी तरह फार्मर के इनपुट में जो अडल्ट्रेशन करे उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि ये रुक जाए। क्योंकि वी आर प्लेइंग विद द हेल्थ, वी आर प्लेइंग विद द वेल्थ, वी आर प्लेइंग विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर। तो हमारे को इनपुट उसको सही मिले, उसको सही प्राइस पे इनपुट मिले, नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम उसको ले जाएं ताकि उसकी इनपुट की कॉस्ट कम से कम हो। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ सीड, देखिए क्वालिटी ऑफ सीड में क्या है,
बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत काम किया है, लेकिन मेरा और फर्दर आग्रह है कि लैब टू लैंड हमारी जितनी टेक्नोलॉजी ICR और जितने इंस्टीट्यूट कर रहे हैं वो जारी है फील्ड में, लेकिन हम उसको बहुत फास्ट तेजी से ले जाना चाहिए ताकि सीड की क्वालिटी बढ़ जाए। हम सीड अच्छी क्वालिटी का सीड लगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे टिश्यू कल्चर है, अब आप टिश्यू कल्चर से एक प्लांट लगाएंगे तो जैसे केला ही है फॉर एग्जांपल, अगर टिश्यू कल्चर का केला लगाएंगे तो 50-60 किलो एक प्रोडक्टिविटी आएगी, नॉन टिश्यू कल्चर का लगाएंगे तो 10 किलो आएगी। तो सारा क्रक्स जो है फार्मर की इनकम का है क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं। तो हमें क्वालिटी ऑफ सीड को इम्प्रूव करना है, हमें उसके इनपुट और फर्टिलाइजर को देखना है, उसकी और साधनों को हमें देखना है ताकि फार्मर की इनकम बढ़ जाए। बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब आ गया वेदर। अब देखिए वेदर का ऐसा इशू है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वेदर में हमें प्रिडिक्शंस मिल जाए फार्मर को टाइम टू टाइम, हालांकि बहुत सारा काम देश के KVK कर रहे हैं, उन्होंने ईमेल किया है, उन्होंने सिस्टम बनाया है, फ़ोन कॉल सिस्टम बनाया है कि किसान को बता दें, फिर भी अभी इफ़ेक्टिव काम उतना नहीं हो पा रहा है। अचानक बहुत तेज़ बरसात हो जाती है और हमारे किसान भाई की फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमें वेदर के रेसिस्टेंस कुछ सिस्टम्स बनाने होंगे और नई टेक्नोलॉजी इस दिशा में लानी होगी जिससे कि हम फार्मर के क्रॉप को डैमेज को रोक सकें। ये कुछ बेसिक इश्यूज हैं और बहुत सारे इश्यू मैं अभी आपसे और विस्तृत में बात करूंगा। बिल्कुल, ये आपने जो बिल्कुल बेसिक किसानों के जो इश्यूज हैं उनकी बारे में बताया। इसके अलावा और कौन सी समस्या आप इस क्षेत्र में देखते हैं? कुछ मैं और इश्यू भी आपको बताता हूँ जी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक होगा तो हमारा किसान के लिए बहुत ईजी होगा प्रॉस्पेरिटी लाना। रूरल विलेजेज में काफ़ी हमारे माननीय गडकरी जी ने रोड नेटवर्क बनाया है, लेकिन अभी भी रोड नेटवर्क को हमें गांव तक ले जाना होगा, किसान के खेत से नज़दीक तक रोड नेटवर्क को ले जाना होगा, चाहे वो स्टेट प्लान के अंदर रोड बने या नेशनल हाईवे बने। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़िया होगा तो रोड नेटवर्क पहुंच जाएगा। इसी तरह बिजली, हालांकि बिजली की अवेलेबिलिटी कंट्री में बढ़ी है, फिर भी हमें हर किसान के खेत पे बिजली पहुंचानी होगी ताकि वो ये नहीं है कि वो दिन भर काम करे और पूरी रात जागे कि जब बिजली आएगी तो वो पंप चलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें सब्सिडाइज रेट पर बिजली, सब्सिडाइज रेट पे उसको किसान को बिजली मिल जाए और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। इसी तरह वापस इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट में। अब पोस्ट हार्वेस्ट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल, देखिए किसान की प्रोस्पेरिटी कब बढ़ सकती है जब उसके प्रोड्यूस का एक भी केजी वेस्ट नहीं जाए। फंडामेंटल ये है। बिल्कुल, तो उसके लिए हमें चेन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, चेन ऑफ पैक हाउसेज बनाने होंगे। हर एयरपोर्ट के ऊपर हमको एक पैक हाउस बनाना होगा ताकि किसान अपने प्रोडक्ट को लाके एयरपोर्ट पे रख दे, फ्लाइट भले 4 घंटे लेट हो, 8 घंटे लेट हो, वो उसका एडवांटेज ले सके। तो अगर हम ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस इस तरह के हम बना देंगे तो किसान का प्रोडक्ट का लॉस नहीं होगा। आज आप देखेंगे फिर हमें फ्रीजिंग लेवल के पैक हाउसेज बनाने होंगे, हमें ऐसे कोल्ड स्टोरेज बनाने होंगे जिससे किसान अपनी क्रॉप वहाँ रख दे और 3 दिन तक फ्लाइट नहीं भी हो तो भी उसकी क्रॉप वेस्टेज नहीं हो। अगर इस बजट में कुछ ऐसे प्रोविजन आ जाएं कि ऐसी सब्सिडी, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को सपोर्ट दे दे तो किसान की प्रोस्पेरिटी को कोई रोक नहीं सकता है। बस हमें उसकी प्रोड्यूस को बचाना है। वो हमारा अन्नदाता जो प्रोड्यूस पैदा कर रहा है वो वेस्टेज नहीं जाए। अगर उसको उसकी हर लास्ट केजी का भी पैसे मिल गए तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अभी भी बहुत सारा सिस्टम ये मौजूद है लेकिन उसमें बेहतरी की बहुत ज़रूरत है और मूलभूत उसे बनाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं जब किसान जो हैं अपना जो उन्होंने पैदावार है उसे बेचने के लिए जाते हैं तो स्टोरेज की कमी के चलते कभी कभार ख़राब मौसम, बारिश, उसकी वजह से वो ख़राब हो जाती है और किसान को ही उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम मुद्दा है जो बेहतर हो सकता है और उम्मीद की जाती है कि बजट में जो है इसके प्रावधान होंगे। इसके अलावा आप कौन सी समस्या? इसके अलावा और 1-2 इश्यू जो मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ जी। अभी हाईटेक का टाइम है जी और अब हमें किसान को भी हाईटेक की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब हाईटेक में देखिए, शुरू करिए इरिगेशन। सबसे पहले किसान को ड्रिप इरिगेशन को मस्ट कर देना होगा। हमारे देश में एक भी बूंद पानी वेस्ट नहीं हो, इसके लिए हमें
व्यवस्था बनानी होगी। जो सब्सिडी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है उसको कुछ बढ़ाना पड़ेगा ताकि हर फार्मर अपने यहाँ ड्रिप लगा सके। बिल्कुल, इस पॉइंट पे मैं आपसे चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे उत्तर भारत के राज्य हैं जहाँ पर एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, ग्राउंड वाटर लेवल। इस वजह से ड्रिप इरिगेशन इस वजह से और ज़्यादा अहम हो जाता है। मैं खुद इजराइल गया, वहां मैंने देखा नॉट ए सिंगल ड्रॉप इज वेस्टेड। इवन वो लोग अपने बाथ का नहाने के पानी को भी यूज करते हैं, फिल्टर करके उन्होंने 2 पाइपलाइन बना रखी है, एक ड्रिंकिंग वाटर की चलती है, एक इरिगेशन वाटर की चलती है। तो हमें वो सिस्टम लाना होगा, एक एक बूंद को यूज हमें वाटर इरिगेशन में टेक्नोलॉजी लाना होगा। फिर हमें ड्रोन का एक्सेसिव यूज करना पड़ेगा। आज ड्रोन से बहुत फायदा है, आदमी की ह्यूमन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। ड्रोन जो है बहुत फास्ट सीड को स्प्रेड कर देता है, फर्टिगेशन को स्प्रेड ड्रोन बहुत जल्दी कर देता है, तो हमारी मैन पावर कॉस्ट बढ़ती है। अनइवन कहीं दूर एरिया में किसान जा नहीं सकता, वहाँ ड्रोन पहुँच जाता है, ऊंचाई पे नीचाई पे सब जगह। तो हमें जितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे उतना हमें फायदा होगा। आज एक यहाँ पर सवाल मेरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहने वाला है। आपने बोला कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कॉस्ट कटिंग हो, लेकिन भारत की जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके पास बहुत कम लैंड है। बहुत सारे किसान जो हैं वो ट्रैक्टर भी जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने खेतों में चलाने के लिए। तो ड्रोन का इस्तेमाल फिर वहाँ थोड़ा फार फेच्ड नहीं लगता है? अरुण, आपने बहुत अच्छा सही प्रैक्टिकल किया है कि हमारे 85% फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड ही नहीं है। योर असेसमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट उसका भी सॉल्यूशन है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस देश में 10,000 एफपीओ बनाने की स्कीम बनाई, ताकि एफपीओ का मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 150 से लेके 500 फार्मर का एक ग्रुप बना दिया। वो जो ग्रुप है, दे कैन बाई एनी इक्विपमेंट और एवरीबॉडी कैन शेयर, दे कैन बाई ऑल इनपुट। तो इन एफपीओ को भी अगर हम और स्ट्रेंथन करें, अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम तो बना दी, बट कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, उनको पैसा रिलीज करने में भी बहुत बोटल नेक्स आ रखी है, बहुत टीथिंग ट्रबल्स आ रखी है। उनके प्रोसीजर को हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता उनका पैसा बढ़ाओ, बट उनका पैसा टाइमली दो ताकि उसका फार्मर को सही फायदा मिले और वो एफपीओ बहुत इफेक्टिवली काम करें। एफपीओ कंसेप्ट इज वेरी गुड, बट इट हैज टू बी यूटिलाइज प्रॉपरली। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स की आपने बात की, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी का कोई पॉइंट? इसमें अलावा देखिए कुछ क्या है, कुछ हमें हाईटेक एग्रीकल्चर में जाना होगा। जैसे आज ये देखिए, एक टास्क फोर्स भारत सरकार को बैठा देनी चाहिए कि इंडिया में कितना फ्रूट इंपोर्ट हो रहा है और उसको वो रिपोर्ट फास्टेस्ट दे। ऐसी टास्क फोर्स नहीं जो रिपोर्ट 6 महीने में 2 साल में दे, विद इन टाइम बाउंड 30 डेज 60 डेज में दे, कि हमें फ्रूट इंपोर्ट को बंद करना। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी, जो फ्रूट बाहर से आ रहा है, अगर अगर उसको बंद कर दें, वी विल बी सेविंग दी फॉरेन एक्सचेंज। एक हमारे फार्मर की इनकम बहुत फास्ट बढ़ेगी। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ब्लूबेरी का। आज देखिए पिछले 5 साल में कितना पॉपुलर ये फ्रूट हो गया, लेकिन रिटेल में 100 ग्राम की डिबिया 300 रुपये में बिक रही है, 3,000 रुपये किलो में फ्रूट बिक रहा है। क्या कॉमन मैन 3,000 रुपये किलो का फ्रूट खा सकता है? नहीं। उसके लिए क्या, और उसके लिए भी 98% ऑफ द ब्लूबेरी इज बीइंग इम्पोर्टेड। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लूबेरी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके लिए फार्मर को सब्सिडी देना है। उसके लिए जो प्लांट इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें इंपोर्टर को सब्सिडी देना, ताकि वो ज़्यादा प्लांट इंपोर्ट करे, ज़्यादा प्लांट इंपोर्ट करके ज़्यादा कल्टीवेशन कराएं, ज़्यादा कल्टीवेशन करा के 3,000 रुपये किलो कम से कम हम 1,000 रुपये किलो पे ले आएँ। तो ये सुपर फूड जो है, जो मोस्ट न्यूट्रिशनल फूड है, वो लोगों में जाए और हम इंपोर्ट अपना बंद कर दें। इसी तरह सारे फ्रूट जितने भी इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, दिस इज माई सिंसियर डिजायर, वो सब पे हमें काम करना चाहिए और इन्हें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें धीरे धीरे करके सारे इंपोर्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। जी, टेक्नोलॉजी में आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर हैंड इन हैंड ही जा सकता है। अगर इससे आप अलग जाएंगे तो प्रिमिटिव उसमें टेक्नोलॉजी में फंस जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और समस्या और सुधार की उम्मीद कहाँ देखते हैं आप? इसके अलावा और इश्यू जो हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इरिगेशन के अलावा हमें देखिए और एरियाज हैं।
वाटर मैनेजमेंट एक, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेज़ी से लगाना पड़ेगा। स्किल मिशन एक बनाया हुआ देश में, वो काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन उसको और एग्रेसिव करने की आवश्यकता है, और सपोर्ट देने की आवश्यकता है, उसको और पॉपुलर करने की आवश्यकता, ताकि हमारे किसान के परिवार का हर व्यक्ति किसी न किसी विधा में, किसी न किसी टास्क में निपुण हो जाए और उसकी इनकम उससे भी बढ़े। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक नया टेक्नोलॉजी सोर्स है, जो जितना तेजी से इसको हम बढ़ाएंगे तो ये फार्मर की इनकम को डेफिनेटली बढ़ाएगा। इसी तरह वाटर मैनेजमेंट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरी ड्रॉप को हमें यूज करना है। जितने हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उन सबको हमें टेक केयर करना पड़ेगा। जितने वाटर टैंक हैं, पॉन्ड हैं, उन सब की हमें वहाँ से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि फार्मर को ज़मीन का वाटर लेवल बढ़ जाए। वाटर लेवल कब बढ़ेगा कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। हमें रेन के पानी को मैक्सिमम स्टोर हम कैसे कर सकते हैं, नहीं तो इतनी बरसात होती है सब पानी बह के समुद्र में चला जाता है। भाई जाएगा, वो नेचर का सिस्टम है, लेकिन हमें उसको रोकना है और रोक के फ्यूचर में यूज करना है, ताकि वो हमारे ड्रिंकिंग में भी काम आए, वो हमारे एग्रीकल्चर में भी काम आए और किसान को हर समय पानी की समस्या ही नहीं हो। बिल्कुल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत जरूरी है, जिस तरह से आपने जिक्र किया फ्यूचर जनरेशंस के लिए। यहाँ पर एक जिस तरह से आपने जिक्र किया कि स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इसे मैं बहुत ही अहम मुद्दा मानता हूँ, क्योंकि देखिए हमने बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज किसानों की पढ़ी हैं जिन्होंने स्किल्स हासिल करके किसी खास तरह की क्रॉप को उगाकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं, अपनी आय को बढ़ाया है। तो स्किल डेवलपमेंट एक कोर इशू यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा आप कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर सुधार की इसी में मैं आपको और ऐड कर देता हूँ जी। अब टेक्नोलॉजी में आप देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप को प्रमोट करना होगा जी। जितने नए स्टार्टअप है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, नई टेक्नोलॉजी पे वो काम करें, ताकि आने वाला फ्यूचर में 10-15 साल में टोटल एग्रीकल्चर में रिफॉर्मेशन आ जाए जी। ताकि जिस तरह एक ज़माने में हमने फूड ग्रेन में अपनी डिपेंडेंस हासिल करी, आज हम हाईटेक एग्रीकल्चर में, हाईटेक हॉर्टिकल्चर में भी अपनी एक पहचान बना लें, हमारा इंपोर्ट कम हो जाए, हमारी सेविंग बढ़ जाए, फार्मर की इनकम बढ़ जाए। यही हमारे बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक उसूल है। बिल्कुल। मैं देखिए, आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आज बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स की बात होती है कि उसकी पैदावार कैसी बढ़ाई जाए, और आपने अभी ब्लूबेरीज का जिक्र किया कि किस तरह से भारत में ही उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, इंपोर्ट कम हो और भारत में ही हम उसे उगाएं। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कौन सी सुधार आप देखते हैं बजट में होने चाहिए? एक तो पिछली बार अगर मुझे याद है कि बायोटेक्नोलॉजी में जो है R&D, प्राइवेट सेक्टर की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सरकार का जोर था, 20,000 करोड़ की R&D के ऊपर फोकस था। इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स आप देखते हैं इसमें? देखिए, R&D का फोकस आपको कॉन्स्टेंटली रखना पड़ेगा। आपको प्राइवेट सेक्टर को भी बजट देना होगा कि भैया आप R&D करो। खाली देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन R&D करेंगे उससे काम नहीं होगा। ऑल्दो दे आर वर्किंग वेरी गुड, हमारे साइंटिस्ट सब हैं, वो कमिटेड है इस देश के लिए, लेकिन लार्जर अगर आपको करना है तो प्राइवेट सेक्टर को भी R&D का सपोर्ट देना होगा। एक ऐसे बहुत सारी अनगिनत क्रॉप्स हैं, जैसे मैं आपको ब्लूबेरी का एग्जाम्पल, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, डेट पाम का है। इस देश में हमारा पूरा कच्छ का एरिया, पूरा डेजर्ट, राजस्थान का जो बीकानेर, जैसलमेर, ये सारी बेल्ट है डेजर्ट की, वहाँ डेट फार्म हो सकता है। आज आप देखिए जितना डेट अब आप मॉल में जाके लाइए, एक डेट का डब्बा लाएंगे 1,000 से लेके 5,000 रुपये तक का एक डब्बा मिलता है। इतनी महंगी क्रॉप है, उसका प्लांट है वो 4,000 रुपये में खरीदा जाता है किसान को। कैसे किसान अफोर्ड करेगा? लेकिन वो एक टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है विदेश से, और हम उसको डेट के प्लांट को यहाँ बना सकते हैं। उस डेट के प्लांट बनाऊंगा तो फार्मर को मैं सस्ता प्लांट दूँ तो मेरे लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल किसानों की इनकम बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे अनगिनत एरियाज हैं जिनमें हमें काफ़ी R&D में, टेक्नोलॉजी में, अपग्रेडेशन में काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसके अलावा आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे समस्याओं का जिक्र किया, बहुत सारे सुधारों का जिक्र किया जो बजट में होने चाहिए, और सरकार, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा है या सरकार वैसा नहीं कर रही है, लेकिन ऐलान और धरातल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का अंतर कभी कभार देखने को मिल जाता है बहुत सारे एरियाज़ में। आप क्या समझते हैं कि इस दूरी को कैसे पार लिया जा सकता है? देखिए क्या है,
पॉलिसी बहुत अच्छी बनती है, जैसे आपने करेक्टली कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में कमी आती है। जैसे किसान को फाइनेंस सेक्टर ही ले लीजिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम बना दिया कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 2 करोड़ तक की फैसिलिटी किसान ले सकता है विदाउट कोलेट्रल, और उसको 3% की भारत सरकार इंटरेस्ट सब्सिडी भी देगी। लेकिन बैंक दे आर हेजिटेंट इन प्रोवाइडिंग द लोन विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है बैंक्स का कि बिना कोलेट्रल फार्मर के धक्के ही लगवाते हैं वो लोग। तो हमें उस समय भारत सरकार को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि नहीं, ये देश फार्मर का है, हम फार्मर, एग्रीकल्चर कोई फिनोमिना नहीं है, ये हमारा लाइफ लाइन है, हमें इसको सपोर्ट करना है। ए क्लियर मैसेज हैज टू बी गिवन टू ऑल दी बैंक्स दैट दे शुड सपोर्ट ऑल दी फार्मर whosoever request is them for एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। सिमिलरली आज किसान क्रेडिट कार्ड है, देखिए उसकी लिमिट है 3 लाख रुपए, उसको बहुत आसानी से 5 लाख किया जा सकता है, तो उससे किसान को सपोर्ट मिलेगा। फिर देखिए लोन लेने के लिए कई स्टेटों में लैंड इश्यूज हैं, कहीं में टाइटल की प्रॉब्लम है, तो उन सारे स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज को भी हमें भारत सरकार को इंटरवीन करके सिंप्लीफाई करना होगा। एक स्टेट जैसे फॉर एग्जांपल नागालैंड है, वहाँ किसी आदमी के पास लैंड का टाइटल डीड है ही नहीं, अब बैंक कह रहा है टाइटल डीड लाओ, वो कहाँ से टाइटल डीड लाएगा? तो इन सब इश्यूज को ऑनरेबल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को एड्रेस करना पड़ेगा। सारे बैंक भी उनके अंडर में हैं, देश भी उनके अंडर में हैं, पॉलिसी उनके अंडर में है, तो वो इनका में थोड़ा सा सुधार करने से किसान को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर चंदक, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, देखिए आपने बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया, अभी भी हम बहुत सारी समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप समझते हैं कि बजट में इस बार बजट 2026 में सरकार को ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए? ये तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, इनके अलावा भी कोई पॉइंट हो या किसी पॉइंट को आप इलैबोरेट करके बताना चाहें? देखिए, एक तो एग्रीकल्चर को हमें टैक्स फ्री रखना ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग फेक एग्रीकल्चर दिखाते हैं उनको नहीं, जो जेन्युइन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो जेन्युइनली देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको आपको भारत सरकार को सपोर्ट देना होगा। फार्मर को फाइनेंशियल नीड उसकी हमें पूरी करनी होगी, उसकी सारी बोटल नेक को हमें ख़त्म करना होगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बिजली टाइमली मिले, उसको ड्रिप इरिगेशन में सपोर्ट आ जाए, उसके लिए भारत सरकार कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी दे दे। इसी तरह जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के जो लोन्स के प्रोविजंस हैं उनको हमें और थोड़ा ईज करना होगा। देखिए पॉलिसी सारी अच्छी है, हमें फोकस देना होगा इम्प्लीमेंटेशन। आज देखिए भारत सरकार ने मिलेट मिशन बनाया, कितना अच्छा मिशन है। अब अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन फास्टर हो तो वो भी एक क्रांतिकारी कदम होगा हमारे देश में। बिल्कुल। फसल बीमा योजना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है। इन फार्मर का इंश्योरेंस का स्कीम है, अगर फार्मर को अपनी लाइफ के प्रति सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बेफिक्री हो जाएगी, हर फार्मर का इंश्योरेंस हो जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं अगर सरकार के पास फंड्स की भी आवश्यकता है तो फार्मर के इंश्योरेंस के लिए दे कैन बी स्पॉन्सर्ड। हमारे बड़े उद्योगपति, बड़े दानदाता, बड़े भामाशाह उनको सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो हर देश का हर किसान को हमें स्वस्थ करना है, उसको सशक्त बनाना है, उसकी इनकम बढ़ानी है, यही मेरा आपसे निवेदन है। बिल्कुल। बस एक आपसे एक और पॉइंट पर डिस्कशन चाहूँगा। आपने इतने सारी योजनाओं के बारे में गिनाया, पर एक इम्प्लीमेंटेशन में समस्या मैं जो देखता हूँ, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, आप अच्छे से बता सकते हैं, किसानों में जो अवेयरनेस गैप है। देखिए सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ तो बनाई, लेकिन क्या जो गरीब किसान हैं, जो दूर दराज के गांव में रहता है, शायद उसके पास स्मार्टफोन भी ना हो, क्या उसे इन योजनाओं के बारे में जानकारी है? क्या वो अवेयरनेस है? तो अवेयरनेस लेवल पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। देखिए अगर हमारे हक पता होंगे, हमें पता है कि बीमा योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, तो किसान जाएगा लेने। अगर सरकार को जानकारी ही नहीं है उसने कि सरकार ने इतने सारी योजना बनाए हैं, तो वो कहाँ से उसका फ़ायदा उठा पाएगा? इस पर आपके विचार चाहूँगा। देखिए बहुत अच्छी बात अरुण आपने कही है
इसका हमें इसमें इस क्षेत्र में काम हो रहा है, बट इसको स्पीड अप करने की जरूरत है, इसको स्केलिंग अप करने की आवश्यकता है। हर गांव में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। एक भाई इस प्रोग्राम पे वीकली एक मीटिंग होगी, एक पटवारी और वहाँ का जो सरपंच है उन लोगों को एक मैंडेटरी क्लास लेनी होगी, एक वीडियो के माध्यम से भी क्लासेस ली जा सकती हैं। एक्सपर्ट को बुलाना होगा, जैसे जहाँ जहाँ भी हमारे साइंटिस्ट लोग हर स्टेट में ICR की यूनिट्स हैं उनसे भी संवाद बनाना होगा। हमारे जितने केवी के हैं उनके साइंटिस्ट की विजिट्स को हमें बढ़ाना होगा, ताकि किसान को, देखिए पहला काम अवेयरनेस करें, उसके बाद किसान को सब्सिडी, सपोर्ट और सुविधाओं के लिए मदद करें और किसी तरह उसको मिल जाए और उसकी सारी समस्याएं हम सुलझा दें। अगर आपने किसान की समस्याएं सुलझा दी तो ये इस इकोनॉमी में जो आज 16 से 18% का आपका कंट्रीब्यूशन है, ये उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट द मिशन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया और मैं भी बता रहा हूँ कि अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं जहाँ किसान को स्पेशली ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, तो वहाँ पर भी काम हो रहा है। लेकिन और सिंप्लीफाई करके और बेहतर तरीके से पहुँच ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। आखिर मैं आपसे ये प्रेडिक्शन चाहूँगा कि ये जो विकसित भारत का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से किया जाता है, 2047 का जो वो विजन देखते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जो लगातार वो भी जिक्र करती हैं, तो ये जो बजट है क्या उस किसानों के लिहाज से उस राह की ओर जाएगा? क्या किसानों की जो इनकम है, जो बातें होती हैं कि डबल की जाएगी या किसानों की इनकम बढ़ाने की बात की जाएगी, क्या इस बजट 2026 क्या वो दे पाएगा रोड मैप? अरुण, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मिशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत क्लियर है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि निर्मला सीतारमण जी एक ही साल में डबल का प्रोग्राम बना सकती है, लेकिन डेफिनेटली जैसा मेरे को लग रहा है, जैसा गवर्नमेंट कीन है, निर्मला सीतारमण जी भी वेरियस क्रॉस सेक्शन से अपने इनपुट ले रही हैं, तो काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है डेफिनेटली वो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए कुछ ऐसे सुधार करेगी, ऐसे सपोर्ट अनाउंस करेगी कि आने वाले समय में ये एग्रीकल्चर बढ़ेगी और यहाँ का किसान प्रॉस्परस होगा। और हम डेफिनेटली जो विकसित भारत का हमारा सपना है, जो 2047 का हम विजन देख रहे हैं, उसमें उस यात्रा में हम काफ़ी आगे चलेंगे और ये देश जो आज 5th इकोनॉमी, 4th इकोनॉमी और 3rd इकोनॉमी की बात कर रहा है, वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना डेफिनेटली पूरा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंदक जी, आपने बहुत सारी किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी और मुझे लगता है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में ये सारी चीज़ें एड्रेस की जाएंगी। TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरुण, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी, गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल ऑलवेज एट योर डिस्पोजल फॉर द कॉज ऑफ द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका इस डिस्कशन पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देखते रहिए खबरों के लिए TV9 भारतवर्ष। थैंक यू, गुड लक।